नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाठ क्रिया और पिछली वीडियो में हमने जाना था कि काम वाले शब्दों को ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक कर्म के आधार पर और दूसरा संरचना के आधार पर। और कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। अब आज जानते हैं कि संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं। जो क्रिया का वर्गीकरण हम दूसरे प्रकार से करते हैं कि संरचना के आधार पर। और संरचना के आधार पर हम क्रिया को चार भागों में बांट देते हैं। वह है सरल क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। तो सबसे पहले जानते हैं कि सरल क्रिया किसे कहते हैं। सरल क्रिया जहाँ केवल एक क्रियापद होता है उसे हम सरल क्रिया कहते हैं। केवल एक ही मुख्य क्रिया, एक ही जो क्रियापद है वह केवल एक ही होता है। जैसे उदाहरण, वह आया। अब आया यहाँ क्रियापद है और केवल एक ही है, तो यह हो गई सरल क्रिया। इसी प्रकार जो अन्य उदाहरण है, उसने अखबार पढ़ा, रुचि गई, बच्चे ने फिल्म देखी। तो ये पढ़ा, गई, देखी, ये सभी जो क्रियाएं हैं वे सरल क्रियाएं हैं। अब इस तरह यहाँ पर अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं संरचना की दृष्टि से सरल क्रियाएं होती हैं। यहाँ जो सरल क्रिया है इसमें आप देखेंगे कि पढ़ा सकर्मक क्रिया है और आया, गया, ये अकर्मक क्रियाएं हैं। लेकिन जब हम संरचना की दृष्टि से देखते हैं तो केवल देखते हैं कि यहाँ पर एक क्रियापद होना चाहिए, तो वह सरल क्रिया कहलाती है। अब हम बढ़ते हैं जो संरचना की दृष्टि से जो दूसरा भेद है, संयुक्त क्रिया। संयुक्त का अर्थ ही होता है जुड़ा हुआ, यानी कि जब दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनी ऐसी क्रिया जिसमें जो पहली क्रिया है वह क्रिया का मुख्य अर्थ बताती है और जो दूसरी क्रिया है वह अपना अर्थ छोड़कर पहली क्रिया के अर्थ में उसके साथ चलने का, जैसे कि हम उसमें कोई वस्तु बनाकर, कोई चित्र बनाकर उसमें रंग भरने का काम करते हैं या उसको पूर्ति करने का काम करते हैं, इसी प्रकार जो दूसरी क्रिया है वो अपना जो असली अर्थ है छोड़कर वह उसके सहायक का काम करती है, उसके रंजन का काम करती है। तो जो ऐसी क्रियाएं होती हैं वे कहलाती हैं संयुक्त क्रिया। अब इसका हम उदाहरण देखें। गाड़ी चल दी या गाड़ी चल पड़ी। अब इसमें जो मुख्य क्रिया है वह क्या है, चल। चल आप जानते हैं कि जो धातु है, मूल धातु है, वह चल है दोनों में ही। लेकिन दी यदि हम क्रिया को देखें तो कोई देने से अर्थ है। पड़ी का अर्थ होता है गिर पड़ना, नीचे गिर पड़ी। लेकिन जो यहाँ चल के साथ लगा दी जाती हैं तो इनका जो अपना अर्थ होता है वह अलग हो जाता है। और गाड़ी चल दी, अर्थात चल के साथ दी लगा दिया तो उस दी का अर्थ ही बदल गया। अब वह उसके सहायक के रूप में कार्य करती है। ठीक है। तो जहाँ पर जो संयुक्त क्रिया होती है उसकी जो पहली क्रिया है वह मुख्य क्रिया, जैसे मैंने बताया कि चल क्या है, मुख्य क्रिया है, और दी इसकी जो दूसरी क्रिया है वह कहलाती है रंजक क्रिया। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो दूसरी क्रिया है वह अपना जो उसका अर्थ होता है उसको छोड़कर उस मुख्य क्रिया के साथ ही जुड़ जाती है। ठीक है। और उदाहरण ले लेते हैं।
कि माँ ने खाना पका लिया। अब आप देखो कि जो मुख्य क्रिया है वह क्या है, पका, और जो इसके साथ लिया का यदि हम क्रिया का अर्थ देखें तो लेने से है, लेकिन पका लिया में लेना अपना अर्थ जो उसका विशेष अर्थ है वह छोड़कर और वह खाना जो क्रिया है उसके साथ जुड़ जाती है, तो खाना हो गई रंजक क्रिया। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वे कहलाती हैं संयुक्त क्रिया, जिसमें एक से अधिक क्रियाएं जुड़ी होती हैं। अब जो इसका तीसरा प्रकार है वह है नामिक या नाम धातु क्रिया। इसे नामिक क्रिया भी कहते हैं और नाम धातु क्रिया भी कहते हैं। अब कौन सी होती है नाम धातु या नामिक क्रियाएं? जब संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण का किसी प्रत्यय के साथ संयोग होने से जो नई क्रिया बन जाती है उसे हम नामिक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि जैसे तड़प। तड़प क्या है? भाववाचक संज्ञा है और तड़प से क्रिया बन गई तड़पना या तड़पाना। इसी प्रकार गरम विशेषण है, मुझे गरम दूध चाहिए, दूध की विशेषता बता रहा है, इसलिए गरम क्या है? विशेषण है, और गरम से गरमाना ये क्रिया हो गई। इसी प्रकार शर्म क्या है? संज्ञा शब्द है और शर्माना क्रिया है। अपना सर्वनाम है और अपनाना क्रिया है। तो हमने जाना कि नामिक या नाम धातु क्रियाएं कौन सी होती हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण का किसी प्रत्यय के साथ संयोग होने पर उनके साथ कोई प्रत्यय जुड़ जाता है, और जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण होते हैं ऐसे शब्दों से जब कोई क्रिया बन जाती है तो उन्हें हम नामिक क्रियाएं कहते हैं। अब बढ़ते हैं जो संरचना के आधार पर क्रिया का जो चौथा भेद है, और वह है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन क्रियाओं से यह पता चले कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है, वह खुद कार्य नहीं करता। जैसे माताजी खाना पका रही हैं, यहाँ आप देखेंगे तो जो कार्य है वह माताजी कर रही हैं। लेकिन यदि हम इसी का दूसरा उदाहरण ले कि माताजी ने रसोइये से खाना पकवाया, तो यहाँ पर जो माताजी हैं उन्होंने कार्य खुद नहीं किया, किससे करवाया? रसोइये से। तो ये करवाया जो है यह कौन सी क्रिया हुई? प्रेरणार्थक क्रिया। माँ ने नौकर से कपड़े धुलवाए, यहाँ पर माँ स्वयं कार्य न करके नौकर को कार्य करने की प्रेरणा दे रही है, तो धुलवाए कौन सी क्रिया हुई? प्रेरणार्थक क्रिया। इसी प्रकार जो अन्य उदाहरण है, मोहन श्याम से पत्र लिखवाता है, वह सेवक से सब्जी कटवाता है, माँ बच्चे को नौकर से पानी पिलवाती है। तो ये लिखवाता, कटवाता, कहलवाता, पिलवाता, जितनी भी यहाँ पर क्रियाएं आई हैं ये सब क्रियाएं कौन सी क्रियाओं के उदाहरण हैं? कौन सी क्रिया के उदाहरण है ये? प्रेरणार्थक क्रिया के। यहाँ पर कुछ अन्य क्रियाओं से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई गई हैं। जैसे क्रिया है चलना, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो गई चलवाना। पढ़ना, पढ़वाना। खेलना, खिलवाना। सोना, सुलवाना। लड़ना, लड़वाना। और लिखना, लिखवाना। तो ये जो क्रियाएं हैं, सरल क्रियाएं, उनसे क्या बना दी? प्रेरणार्थक क्रिया। तो बच्चों हमने जाना कि जो क्रिया का जो दूसरा वर्गीकरण है संरचना के आधार पर, इसके मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं: सरल क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामिक या नाम धातु क्रिया, और चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ जो यह अध्याय है क्रिया समाप्त होता है। धन्यवाद। शुभ दिन।